Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. हमारा मॉर्निंग शो है जिसमें इंटरनेशनल नेशनल खबरें होती हैं सुबह 9 से 11 मंडे टू फ्राइडे। मैं नादिया खान, आप ज़ुहैब हसन ही है ना? चाय जी बिल्कुल, चाय कॉफी पीते हुए हम आपको खबरें भी देते हैं और एंटरटेन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खबरें ही देते हैं आपको, और सिर्फ ये ऐसा ही नहीं है मजा भी कि आता सिर्फ खबरें ही पढ़ते हैं, ये एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं भी जितने आपके साथ काम किया है ना, मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ज़ुहैब कैन एक्ट। अरे क्या बात स्टार्ट करना हो जाए, फिर चांस मिल जाए। ये कुछ 365 का एंटरटेनमेंट चैनल भी लॉन्च हो जाए ना, तो ज़ुहैब जो है उससे अपना डेब्यू करें तो कितना अच्छा हो। क्या क्या कर सकते हैं, अभी आपको क्या क्या बताएं, मौका मिले। लेकिन है हमारी टाइमिंग भी है, एक्सप्रेशंस भी हैं और देख के लगता है एक्टर तो है। बस यार, बस देखो ना, अब वहां से मिल गया यार। जो आप मुझे बताएं कि लोगों को बड़े बड़े एक्टर्स को जज कर रही हैं, हमें कह रही है तो बस ठीक है यार, होंगे फिर 10 out of 10 बिल्कुल 10 out of 10 दम है। और इसका जो है बड़ा फायदा होता है होस्टिंग में, अगर आपकी जरा एक्टिंग टाइमिंग अच्छी हो तो होस्टिंग में बड़ा फायदा होता है। लेकिन ये है एक बड़ा, जब न्यूज की बात करें तो फिर तो आपके बड़े जेन्युइन एक्सप्रेशन और फीलिंग सामने नजर आती है, बना नहीं सकते, एक्टिंग नहीं हो सकती। और एक्सप्रेशन जब इतने ज्यादा हो तो फिर हमें कोशिश करके करना पड़ता है भाई, कंट्रोल। अच्छा, तो खबरें भाई, वजीर आजम बड़े इंपॉर्टेंट दौरे पर हैं। यूएन का वो जो इजलास है वहाँ तो खिताब तो करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होगी, यूएस प्रेसिडेंट से। और ना सिर्फ उनकी मुलाकात होगी बल्कि सऊदिया, यूएई और दीगर तुर्की के सरबराहान जो है वो भी मुलाकात करेंगे। और आपको पता है ना कि इसका पिवटल पॉइंट जो है वो यही है कि गजा की सूरत हाल, फ़लस्तीन का मसला, टेररिज्म का मसला। अब टेररिज्म गजा में, कश्मीर में जो भारत कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी और वज़ीर आज़म अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। फ्रांस ने बाकायदा तौर पर दो रियासत, वो जो रियासत के तौर पर तस्लीम किया इसको एज अ नेशन, और कहा है उन्होंने कि जी ये बंद करें जंग, और जो हमास ने जो है लोग उनको जो कहते हैं ना, वो जो किडनैप किया हुआ है, होस्टेज रखा हुआ है, तो वो भी उनको रिलीज करें, लेकिन सीज फायर फौरन हो, जंग बंदी जो है बहुत जरूरी है। तो ये भी अच्छा, मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू पे प्रेशर होगा, बिल्ड हो रहा है, मतलब द वर्ल्ड गोइंग अगेंस्ट हिम, हिज नैरेटिव, और अब वो उनकी एक जिद बन गई है कि बस ये जो है ना, मैं नहीं कोऑपरेट करूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या एक मुल्क पूरी दुनिया से लड़ सकता है? डिक्टेट, हाँ, डोमिनेट कर सकता है, डिक्टेट कर सकता है पूरी दुनिया की टर्म्स को। और अच्छा, फ्रांस ने किया है, फिर यूएन ने इसका, एंटोनियो गुतेरेस ने इसका खैर मकदम किया है कि ये बहुत अच्छा अमल है और जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान के वजारत खारजा ने भी इसका खैर मकदम किया है, वज़ीर आज़म ने भी इसका खैर मकदम किया है। तो इस तरीके से अब हम ये सोच रहे हैं, लेकिन वो जो आप भी सवाल उठा रही थी, मैं भी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि वो जो रियासत जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि वो रियासत का मतलब ये है कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स आएंगे और वहां पर इलेक्शन होगा, बाकायदा तौर पर उनकी राय ली जाएगी, फिर रियासत बनेगी। मुझे लग रहा है कि कुछ सालों में ये सबसे ज्यादा जो है अभी तक प्रेशर जो है बिल्ड हुआ है इजराइल पे। इससे पहले इतना नहीं था। तो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ बातें हो रही, सिर्फ बातें, सिर्फ करारदादे, ऐसा नहीं है। अब वाकई नजर आ रहा है देयर इज प्रेशर एंड समथिंग गोइंग टू हैपन, समथिंग गुड फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है। और ये गाजा स्ट्रिप में जो आबादकारी हो रही है इसराइल के लोगों की, उनको भी मना किया है कि वहां ना जाएं, आप इन्वेड ना करें, क्योंकि फलस्तीनियों का इलाका है। उन्होंने देखा, नैरेटिव ही मीडिया में अलग फैलाया हुआ था कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ अटैक हो रहा है। इससे फायदा ये हो रहा है कि जब ऐसे इजलास होते हैं, आप याद रखें, हिस्ट्री साथ में लिखी जा रही है। पहले राजा महाराजे ना लिखवाते थे हिस्ट्री की, उसमें तारीफें उनकी। अब तो ऐसा नहीं, अब तो गूगल है, फैक्ट्स जो हैं आ जाते हैं, मौजूद है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये अब आएंगे इन द हिस्ट्री के फलस्तीनियों के साथ ज्यादती हुई। तो इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है आज एशिया कप में, और पाकिस्तान बिल्कुल बात करेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, पाकिस्तान को जीतना है ये मैच। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए इतना बेहतरीन एशिया कप हो रहा है कि अगर इनमें से श्रीलंका से अगर हार भी जाता है, तो अगर बांग्लादेश से अच्छी एवरेज से जीत जाए तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। क्यों? क्या हम ये चाहते हैं? कुछ लोग नहीं भी चाहते, कुछ लोग चाह रहे हैं बच्चे घर आ जाएं, जैसे कि आप करें, यही ना, है ना? तो ये 2 दफा हो गया, अच्छा, तीसरी दफा जरूरी है क्या? हाँ, तो इस बार ये भी एक थ्योरी है। ये है, बिल्कुल है। तो आज के मैच की हम बात करेंगे, फिर व्हाट्सएप ने एक नया फीचर मुतारिफ करा है, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे, आपस में एक दूसरे बैठने थोड़ा सा होगा। अच्छा, वो ये है कि आप ग्रुप में सबको एक साथ टैग कर सकते हैं। मुझे इसकी ना समझ आ रही है, ना मुझे समझ आ रहा है इसका फायदा क्या। मैं सुबह से एट एवरीवन करके फायदा क्या है, व्हाट इज द फस ऑल अबाउट, लेकिन मुझे नहीं अभी तक समझ आया ना मैं कन्विंस हुई हूँ कि इसमें क्या कमाल है। एट एवरीवन करके आप सबको, जब 200-500 लोगों का ग्रुप है तो उसमें सबको वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, ये है। वरना आप टैग कर करके एक को करते हैं तो उसमें मिस हो जाता है। अच्छा जी, लेकिन किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट से बिल्कुल हम बात करेंगे, एग्जैक्टली हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। अच्छा, डेंगू केसेस बढ़ते जा रहे हैं रावलपिंडी में, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद होंगे
और रावलपिंडी से हम अहवाल देंगे कि कितने केसेस बढ़े हैं, अस्पतालों का क्या डेटा बता रहा है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है, उसकी भी बात होगी कि जो इशारों की ज़बान में लोग बात। अच्छा, कहते हैं ना कि जिसमें एक सेंस कम अल्लाह देता है तो उसमें उसके दीगर सेंस जो है ना वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो वो साइन लैंग्वेज कैसे होता है और कितने लोग हैं जो कि यानी समात और गोयाई और मुल्कों में जो बुलेटिन्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं, उसमें साइन लैंग्वेज साथ चल ही रही होती है। हमारे यहाँ अब भी जो है ना इसका पहले एक होता था 80s में, बड़ा इसका ट्रेंड था कि बोलते हाथ प्रोग्राम भी आता था, अब तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज वो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, तो इसकी हम बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट होंगे इस पर भी। फिर इंडियन एक्टर्स ने मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है कि जो जुल्म सितम हो रहा है इसराइल में, गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार इनके बड़े सीनियर बड़े एक्टर हैं प्रकाश राज, जिनको हमने बहुत सारी फिल्मों में लोगों ने देखा होगा। अब तो खैर हम बॉलीवुड फिल्में देखते नहीं, तो आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो। तो लेकिन ये कि बिग एक्टर साउथ इंडिया से, और अब पॉलिटिक्स में भी ये जो है शामिल हो गए, तो उसमें एक उन्होंने जो जलसा किया उसमें बात की और ओपनली सबके सामने इन्होंने नरेंद्र मोदी की जो है मुखालफत की है कि ये बंदा जो है जंगे करता है और इसको परवाह नहीं है कि जो आम लोग जिनकी जाने जा रही हैं, उनकी माएँ भी हैं, उनकी बीवियां बच्चे हैं, उनका क्या होगा, और उसमें उन्होंने नज़म भी एक पढ़ी है। बिल्कुल, और क्या उसमें अहवाल बताया। अच्छा, ये होगा। और फिर जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्री है जो कि रिलीज की, आपको याद होगा स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया था और उस हमले को पसपा किया था हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने। तो एक वो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे और उस पर भी हमारे साथ गेस्ट होंगे। तो ये आज कंटेंट होने जा रहा है हमारे शो पर। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास कम है, वज़ीर आज़म का जो दौरा है यूएस का, इस पर हम बात करेंगे और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर हो सकता है आने वाले वक्तों में और यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में। तो हमें ज्वाइन किया जौहर सलीम साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ हैं। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मॉर्निंग जी सर, जरा बताइएगा कि आपको लग रहा है कि इन काविशों की वजह से इजराइल पे, नेतन्याहू पे अब प्रेशर बढ़ गया है और वो कुछ करने पे मजबूर हो जाएंगे, सीज फायर और समथिंग? जी, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बहुत सारे मुल्क, जी 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 बिल्कुल। देखें, प्रेशर तो बढ़ रहा है, जाहिर है यूरोप के पहले मुल्कों ने भी किया, अब ये जिन्होंने मुल्कों ने किया बहुत अहम मुल्क हैं, इसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोर्चुगल, जाहिर है इससे पहले स्पेन वगैरह, बहुत सारे मुल्क यूरोप के जो हैं वैसे ही कर चुके हैं, आयरलैंड वगैरह अहम मुल्क थे वो भी। तो दुनिया के 160 से ज़्यादा मुल्क तो अब इसको कर चुके हैं। फिर आप देखें, उससे पहले ICJ में जो हुआ, ICC में जो हुआ, UNGA के रेजोल्यूशंस आए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस जो कि अमेरिका वीटो कर सकता था, कुछ उन्होंने किए भी हैं, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं भी किए। लेकिन उस सब के बावजूद इजराइल ने उसका कोई असर नहीं लिया। और उस पर मैं ये कहता था पहले भी, जो कि अभी भी मेंटेन, कि देखें आखिर में इसका जो सीज फायर है वो उस मुज़ाकरात में से निकलेगी का, जो सीज फायर का जो पॉसिबिलिटी है जो हमास और इजराइल के दरमियान हो रहे हैं जो अमेरिका के ऑस्पिसिस में। अब उसमें बहुत से कुछ ऐसे जो अमूर हैं जो अभी तक, जिस पे दोनों के दरमियान अभी तक मुमासलत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है उनकी पोजीशंस में। मिसाल के तौर पे हॉस्टेजेस जो हैं, जो बाकी रह गए हैं 48 के करीब, वो उनमें से कुछ जिंदा हैं, कुछ नहीं है, तो वो कब जो है ना वो या उनकी बॉडीज रिलीज होंगी। फिर इसी तरह ये कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर होता है तो उसके बाद जो है गजा का कंट्रोल किसके पास होगा, उसमें उनकी जो पासेस हैं वहाँ पे इजराइल की फौजें कहाँ होंगी। फिर उसके बाद हमास क्या जो है वो डिसार्म करेगा कि नहीं, फिर उसके बाद जो एड आएगी वहाँ पे और जो रिकंस्ट्रक्शन होगी उसका कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जिस पे इत्तेफाक नहीं है अभी तक। जी। अब अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि देखिए नेतन्याहू को क्योंकि ये सूट नहीं करता, उनको पता है कि जिस वक्त वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करते हैं जैसे ही, तो वो प्राइम मिनिस्ट्री भी जाती है और शायद वो जेल में हो। उसकी वजह ये कि नेतन्याहू पे बहुत सख्त किस्म के केसेस हैं करप्शन के और अब्यूज ऑफ पावर के, और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी है। तो उसके लिए उसको इक़्तिदार में रहना बहुत ज़रूरी है, और इक़्तिदार में रहने के लिए वो जो बहुत ही अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज हैं उनकी सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट जो है सिर्फ इसी वजह से मिलती है कि जी कॉन्फ्लिक्ट जारी रखेंगे। तो इसलिए ये एक अजीब सी सिचुएशन है, कैच 22 सिचुएशन है कि जिसमें नेतन्याहू को बिल्कुल ये सूट ही नहीं करता किसी वक्त भी वो सीज फायर करे, और अमेरिकन प्रेशर जो है उसके बावजूद। सर मुझे बताएं कि जो ये रियासत के तौर पर जो तस्लीम किया जा रहा है मुख्तलिफ, तो रियासत एक खुद मुख्तार रियासत की बात हो रही है ना इसमें,
यानी ऐसा तो नहीं ना कि किसी मुल्क की कॉलोनी बन के वो काम करेगा, एक खुद मुख्तार रियासत हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि 2 रियासती हल तो यूएस की तरफ से आया, इसराइल ने ही इसको फ्लोट किया, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग रियासत के तौर, ये इसको हम जरा अलग अलग करें, बाइफिकेट करें। जी बिल्कुल, देखें ये जो है ना, इसका पस मंजर है वो जो बहुत अरसा पहले ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए थे जो, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि उनको एक इंडिपेंडेंट जो है सॉवरेन स्टेट मिलेगी, तो ये उसकी बात है। देखिए वरना अगर उसकी ऑटोनॉमी की सिर्फ बात करें तो वो तो पहले भी उनको दी गई थी। वेस्ट बैंक और गजा जो हैं वो ऑटोनोमस रीजन्स थे इसराइल के अंदर ही, जिनका कुछ उसमें ऑटोनॉमी थी और कुछ कंट्रोल इसराइल के पास था, जिस तरह उसकी फॉरेन अफेयर्स का और जो है ना कई जो है करेंसी वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन अभी जो बात हो रही है बिल्कुल वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हो रही है, और 2 स्टेट सोल्यूशन जो ऑस्लो अकॉर्ड में जो मंजूर हुआ था वो यही है, और उसमें ये था कि जो 22% 22% जो है जो ओरिजिनल पैलेस्टाइन का रकबा था उस पर ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी। जी, और वजीर आजम की सर मुलाकातों से मुताल्लिक भी बताइए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, अब 1-on-1 होती है या फिर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान के साथ मुलाकात होती है? ये भी बड़ी अपनी नौयत की एक अहम तरीन मुलाकात है जो हालिया पेशरफ्त हुई है इस खत्ते में भी, सऊदीया और पाकिस्तान के जो ये जो मुआहदा हुआ है इसको लेकर भी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इस मुआहदे पे मैं कह चुका हूँ कि ये तो देखें जो सऊदी अरब और पाकिस्तान की एक लाजवाल किस्म की दोस्ती है, ब्रदराना ताल्लुकात हैं, तो उसमें जो दिफाई शोबे को हमेशा से बहुत ही अहमियत हासिल थी। 60s, 70s, 80s ये फ्रेंडशिप ट्रीटी जब से 1951 में साइन हुई है उसके बाद से इतना ज़्यादा ताउन रहा कि कई मौके पे तो पाकिस्तान की कुछ डिवीजन फौज वहाँ पे जो है स्टेशन रही है, लेकिन उसकी जब हाइस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कॉपरेशन होती है, ये जो आला तरीन सतह जिससे ऊपर और ज़्यादा आप नहीं जा सकते, वो यही होती है जिसमें आप ये मुआहदा कर लेते हैं कि जी एक मुल्क पे हमला जो है तो दोनों मुल्कों पे हमला तस्वुर होगा, और उसके ज़ाहिर है इसके जो लवाजमात होंगे अब वो इसकी डिटेल्स के बाद सामने आएंगे, तो बिल्कुल ये बहुत ही अहम मुआहदा है दोनों मुल्कों के दरमियान, और इससे इसीलिए तो देखें पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी हुए हैं, एनालिसिस भी हो रहा है इसका। अब बाकी जो आपने बात की है जो वज़ीर आज़म का जो दौरा है अमेरिका का, तो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो कंपोनेंट ज़ाहिर है UNGA सेशन के हवाले से है जहाँ पे पूरी दुनिया के जो हैं लीडरान वो आते हैं और फिर वो सारे अपना अपना जो है पर्सपेक्टिव पेश करते हैं, मुख्तलिफ जो वर्ल्ड जो इश्यूज होते हैं या उनके अपने रीजनल इश्यूज होते हैं। तो इस मौके पर पाकिस्तान भी जो है खसूसन जम्मू कश्मीर जो डिस्प्यूट है उसके हवाले से हमेशा हम रिट्रेट करते हैं अपनी पोजीशन, साथ ही साथ जो टेररिज्म के हवाले से हमारी पोजीशन है उसको हम रिट्रेट करते हैं, किस तरह हम उसके लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं और कैसे जो है ना अफगानिस्तान से हमें अभी भी वो जो है खतरा जिस वहाँ से वो टेररिज्म वहाँ से एमिनेट कर रही है। और फिर बाकी जो चीज़ें हैं गजा के ऊपर हम अपनी ज़ाहिर है उस पर देंगे, पैलेस्टाइन इशू पे, यूक्रेन पे, जो भी जो इंटरनेशनल इस वक्त अहम तरीन जो सारे इश्यूज होते हैं उस पर अपनी पोजीशन वाजे करते हैं, तो उस लिहाज से अहम होता है। दूसरा कंपोनेंट इसका बायलैटरल होता है, उसमें बायलैटरल मुलाकातें होती हैं, तो उसमें ये इम्कान ज़ाहिर था, ये जाहिर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से भी एक बायलैटरल हो सकती है। तो अगर वो मुलाकात होती है तो नेचुरली बहुत अहम होगी इस वक्त में जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक बहुत ही अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे हैं और बहुत ही हम आहंगी मौजूद है दोनों मुल्कों के दरमियान, और उसके बरक्स हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे हैं और उनके दरमियान बहुत सारे इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, जिसका लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ये थी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने $1 लाख की फीस लगा दी है H-1B वीज़ास पे, और आपको पता है ना ये 70% H-1B वीज़ास जो हैं वो इंडियंस ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक इंडिया के ऊपर एक और मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर एक और पेनल्टी है। इससे पहले ज़ाहिर उन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स भी लग चुके हैं, इससे पहले जो है प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी जो इंडिया की जो डबल गेम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे के नाम पे, जिससे वो रूस और जो है ना तेल खरीद के ओपन मार्केट में बेचते हैं, ईरान से इसी तरह तेल खरीद के सैंक्शंस को वायलेट करते हैं। सर ये बताइएगा कि ये अभी ये साल जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, इंडिया से जंग जीतने के बाद और फिर सऊदीया के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद, अभी आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की पोजीशन और वैल्यू कितनी बढ़ गई है, रिस्पेक्ट कितनी बढ़ गई है, एंड द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग अस डिफरेंटली, यू थिंक नाउ, टेकिंग अस मोर सीरियसली?
Gee, definitely, like Pakistan's diplomatic profile has really risen. Like this year, I would say, in particular, after that conflict जो हुआ है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद से, और सिर्फ उसकी मिलिट्री डायमेंशन की वजह से नहीं, जो पाकिस्तान ने बहुत ही फिटिंग और एडिक्वेट रिस्पॉन्स दिया, वो तो सारी दुनिया ने देखा, वो तो उसका एक जो है डायमेंशन था। दूसरा ये था उसके बाद जो इंडिया ने नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की, एक बयानिया जो हमेशा से वो पूरी दुनिया को की आंखों में धूल झोंकते हैं कि जी पाकिस्तान से टेररिज्म एमिनेट कर रही है और हम तो उसका जो है ना निशाना बने हुए हैं। हालांकि टेररिज्म जो सी है, दहशतगर्दी, तो वो खुद एकदम जो है ना ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी के नाम पे चलाते हैं, जिसमें वो कहते हैं हम प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं। तो वो जो उनका बयानिया बहुत बुरी तरह पिटा दुनिया में, और फिर उसके बाद से जो है वो एक्सपोज होना शुरू हो गए कि जी इस रीजन में वो कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बिल्कुल नहीं है। इसी तरह वो चीन के खिलाफ काउंटरवेट बनने की अहलियत ही नहीं रखते। अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो मिलिटरीली खड़े नहीं हो सके तो चीन के खिलाफ कैसे खड़े होंगे। फिर इसी तरह वो जो उनके जो वो इकोनॉमिक इक्तिसादी हवाले से मगरिब को नुकसान पहुंचा रहे थे, बिल्कुल जरा भारत जो है वो जो कुछ हुआ है जंग का मैदान जब सजा था और पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो उसके बाद से वो सारे मूव्स उनके गलत हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच जी। मैं कह रही हूँ, अच्छा जिस तरह माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं ना ऐसे इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, इतनी खुशी हो रही है, इतनी अच्छी स्पीच, इतना अच्छा जो उनका मतलब कॉन्फिडेंस है, जिस तरह बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इवन बिलावल भुट्टो जहाँ जब जाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं और बात करते हैं कितनी क्लास के साथ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है ना कैसे एड्रेस कर रही है दुनिया को, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर सो प्राउड ऑफ इट। सामने एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आइए, कहीं जाएंगे। कीप वाचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खेल कूद की बात करें, क्रिकेट की बात होगी जी हाँ, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी आ गई है और पता नहीं मजा नहीं आ रहा इस दफा, वो बात नहीं है ज़ोहेब। अच्छा, अभी तो मजा आ रहा है इस दफा, अभी तो मजा आ रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है कि प्लेजर खत्म हो गया आपका ना, अब ये पॉलिटिक्स टेंशन अलग सी बात हो गई। अब टेंशन में जो हराने का मजा आएगा ना, वो फिर वो अलग ही मजा होगा। खैर, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का। श्रीलंका को हरा दिया बांग्लादेश ने, उनके भी 2 पॉइंट्स हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है, उनके भी 2 पॉइंट्स हैं। तो अब ये बड़ा एक टफ हो गया है बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कि कौन सी इनमें से एक टीम ऊपर जाती है। क्योंकि भारत तो लग रहा है अपनी परफॉर्मेंस पे कि पहली टीम तो वही है। तो कितने चांसेस पाकिस्तान के हैं, नहीं है आज का मैच जीतने के। शोएब जट ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। शोएब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हैं? अब हाल तो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान टीम के भी हालात अच्छे नहीं है, तो फिर उसके जो रिपोर्टिंग करने वाले हैं उनके हालात कैसे अच्छे हो सकते हैं, जो उनके परिस्तार हैं उनके हालात कैसे अच्छे हो सकते हैं। हाँ, जरूर है, थोड़ी सी वो उर्दू का एक लफ्ज है ढकोसलेबाजी, वो जरूर हो रही है कि कभी इशारे करके मैच में, कभी जो है वो सेलिब्रेशन करके। अदरवाइज क्रिकेट जो होती है वो नहीं हो रही। बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि पॉलिटिक्स हो रही है, क्रिकेट नहीं। देयर इज नो फन। आपको ना पहले क्रिकेट का मुझे याद है हमारे बचपन में, उसके बाद भी एक एक्साइटमेंट, एक मजा आता था कि अब तो कुछ लग रहा है जंग ही हो रही है, जैसे इतनी बदतमीजियां, इतनी अजीब हरकतें। टीम भी हल्की है ना आपकी, इसलिए भी लग रहा है आपको। और टीम भी इतना डिसअपॉइंट कर रही है। जो ये कोई सही बात नहीं है, मजा नहीं आ रहा भाई। बिल्कुल आप सही कह रही है कि सही बात नहीं है। एक्चुअली डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। इंडिया जो डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है वो मैच ऑफिशियल्स के जरिए खेल रहा है। पहले आपको याद होगा पहला जो मैच हुआ उसमें मैच रेफरी का जो है वो नजर आया कि उन्होंने किस तरीके से बाइस्ड होकर मामला किए। फिर दूसरे मैच में फखर जमान का जिस तरह आउट दिया, वो अंधा भी जो है वो देख के बिलबिला उठा के यार क्या ये आउट है। ऑल तो मैं समझता हूँ कि उस आउट की वजह से पाकिस्तान नहीं हारा, पाकिस्तान को बेहतर खेल पेश करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया टॉप की टीम है, पाकिस्तान 8वें 9वें नंबर पे खड़ी है रैंकिंग में, तो इस वजह से इनका मुकाबला बनता नहीं था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी साख को देखता, अपने जज्बे को देखता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। आप हर वक्त तनकीद ही करते रहते, इतनी बेहतरीन कप्तानी की है उसने, इतनी बेहतरीन कप्तानी की है हमारे कैप्टन। याया भाई इतनी साइड ले रहे थे, इतना पॉजिटिव बोल रहे थे, मैंने कहा ज़ोहेब तब आपको क्या करे सलमान अली आगा भाई, अपनी जान दे दे क्या टीम के लिए? नहीं, सिर्फ खेले, सिर्फ खेले, जान लगा दें, जान देना, जान लगा दें। They should do their job। सीधी बात है, आप अपनी जॉब, हम कर रहे हैं ना अपना काम, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा साल जो सैलरीज लेते हैं, सारा जो ट्रेनिंग होती है टू प्ले गुड क्रिकेट, और ये वही काम नहीं कर रहे, उसके अलावा सब कर रहे हैं।
बस अनफॉर्चुनेट है कि जो काम करना है वो नहीं कर रहे, बाकी सब सही मतलब कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त एक ही जुमले में पूरी समरी जो है वो बयान कर दी है। लेकिन चले ज़ुहैब का भी दिल रख लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से है, श्रीलंका बांग्लादेश से हारी हुई है। लेकिन बुरी बात यह है कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे के बाद श्रीलंका से खेल रहा है, और श्रीलंका ने आखिरी 5 मैचेस जो T20 के खेले थे पाकिस्तान के साथ, उन सब में वो जीता था। अब ज़ुहैब मैं इसमें पॉजिटिविटी कहां से लाऊं? मैं ये कहूं कि सही बात जो आपने आज मैच आ रहा था बहुत खूबसूरत हारा था, ये कहूं। नहीं अच्छा नहीं, आज कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, चले इस पे बात करते हैं। हुसैन तलत को हमने खिला दिया, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, कोई भी जमा तकसीम जोड़ तोड़ कर लो तुम दोनों, नहीं होना इनसे। नहीं, लेकिन शेफ वाकई क्या कॉम्बिनेशन टीम का होना चाहिए, जो भी अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात ये है कि जो लेकर गए हैं उनसे आप जीत की तवक्को नहीं लगा सकते। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि हमारी दुआएं जो हैं वो रंग ले आए, कौम की दुआएं रंग ले आए। दवा का तो इनके बस की बात नजर आ नहीं रही। नहीं चले, क्या हुसैन तलत को निकाल दे, हसन नवाज को वापस ले आए, या खुशदिल शाह को टीम में ले आए, फहीम अशरफ को, यानी क्या आपने क्या सोचा है आज टीम का कॉम्बिनेशन? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पूरा का पूरा स्क्वाड ही नाहेलों का है, तो आप उसमें मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं बेहतरीन बता दूं? मतलब मैं आपको कह दूं कि कौन इन नाहेलों में बेहतर है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। यही बड़ा मुश्किल है। क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, किसी एक खिलाड़ी के सर पे नहीं खड़ी हुई क्रिकेट, ठीक है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करना होगा। आप इंडिया की बारी जाके देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने जो है ना परफॉर्म किया, सारों ने, शुभमन गिल भी अपना हिस्सा डाल रहे थे, अभिषेक भी हिस्सा डाल रहे थे, बॉलिंग में चले जाए, बुमराह के अलावा सारे जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दी है। तो पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना होगा, थोड़ा थोड़ा सबको परफॉर्म करना होगा। अगर चेस होती तो कितना आसान होता कि ये चाल चल लो, ये चाल चल लो। यहाँ तो मसला है कि खेलना पड़ रहा है, परफॉर्म करना पड़ रहा है, जान मारनी पड़ी है, वो मुश्किल है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में तो परफॉर्मेंस ही भी जिता सकती है। इतनी जान मार रहा है, क्या करे? पहली बॉल बाउंसर करा दी उसने, और क्या कर सकता है वो बेचारा? इतनी जान मार रहा है। अब तो सर मारना पड़ेगा, जान मारने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा, अब सर ही मार सकते हैं अपनी बात। पहली बॉल बाउंसर करा रहा है, कप्तान आपका जिम्मेदाराना इनिंग्स खेल रहा है, 30 रन उसने बनाया, 7 ओवर में विकेट नहीं गिरने दी। वाह, देखिए यार, और क्या करे? आपने सही जो जुमला इस्तेमाल किया था शतरंज का, एक्चुअली यही तो हो रहा है पाकिस्तान टीम में। शतरंज की चालें ही तो चली जा रही हैं, खेल नहीं खेल रहे, शतरंज की चालें चल रही हैं। सिलेक्टर्स अपनी चालें चल रहे हैं, अपने मोहरे, अपनी पर्चियां आगे बढ़ा रहे हैं। टीम मैनेजमेंट जो है वो अपने मोहरे, अपनी पर्चियां आगे बढ़ा रही हैं। ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने घोड़े और प्यादे आगे बढ़ा रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये चारों शाने चित हो रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक घर जो है वो सही से चाल नहीं चल पा रहे, इस वजह से पाकिस्तान खेल नहीं पा रहा, जीत नहीं पा रहा। अगर आप अपने घोड़े सही दौड़ाएंगे, मैच विनर घोड़े लेकर आएंगे, तो आप जरूर जीतेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट सोचने की बात है कि जहां पाकिस्तानियों को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती ना, वो अच्छा परफॉर्म वहां करते हैं। जैसे अभी इस साल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हमने इंडिया को हराया है हर जगह। कितने हमारे ऐसे चैंपियंस यहाँ आए हैं, बच्चे हों, टीनेजर्स हों, बड़े हों, हराते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, जहां ये बेचारे अपना भी पैसा खर्च करके जाते हैं कंपीट करने, उधर ये जीत रहे हैं, ठीक है ना। हम ड्रामों में इनसे बेहतर ड्रामे बना रहे हैं, हमारा पॉप म्यूजिक उनसे बेहतर है, ओरिजिनल है, हर जगह जीत रहे हैं, जंग में जीत रहे हैं। यहाँ जहां इतनी सपोर्ट है, पूरा क्रिकेट बॉडी है, इतनी सपोर्ट, हर चीज, वहां नहीं परफॉर्म कर रहे। इवन साइकोलॉजिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी अब तो आ गया धूम धड़के से, ढोल शादियानों के साथ दुनिया को हमने बताया कि हमें साइकोलॉजिस्ट हमने लिया था थोड़ी देर पहले, यू नो। नादिया देखें, बात यह है कि जिन खेलों का आपने जिक्र किया वहां पे खेल हो रहा है, सियासत नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल नहीं हो रहा, सियासत हो रही है। तो सियासत पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान टीम की हो, वहां पे बुरा ही हाल है, वहां पे कामयाबियां मिलती रही हैं, ठीक है ना। और जो जिन खेलों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पे सियासत नहीं है। वो लड़कों को पता है हमने जाना है, मेरिट पे लड़के जाते हैं, मुकाबला करते हैं, अपनी जान लड़ाते हैं, जीत जाते हैं। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो पर्चियां हैं, उन्हें पता है कि अगर हमने नहीं भी किया तो हमें कोई नहीं हटाएगा। आप देखें ना, मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं करता तो चेयरमैन कहते हैं उसे सपोर्ट करें। यार क्या बात है, किस बात पे सपोर्ट करें हम? और फिर 2 मैचेस हो गए हैं, दोनों मैचेस में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मुख्तलिफ जवाबों के पीछे छुप रहा है, ठीक है ना। कभी जो है वो मैच रेफरी के पीछे छुप जाते हैं, कभी फखर जमान की गलत आउट के पीछे छुप जाते हैं, कभी हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन के पीछे, या वो जो इशारे उन्होंने मॉक किया उसके पीछे छुप जाती हैं। क्रिकेट ऐसे नहीं होती, आपको उनको हराना है। जिनका काम आसमानों पे उनको हराना था, उन्होंने अपना काम कर लिया था। आपका काम था स्टेडियम के अंदर हराना।
आप अगर स्टेडियम के अंदर हरा देते तो हो सकता है वो आसमानों पे जब दोबारा उठते तो वो आपकी तरह का कोई निशान बना देते, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो अच्छा खेल नहीं खेला। फिर पॉजिटिविटी की तरफ आ जाते हैं कि दुआ करेंगे हम पाकिस्तान अगला मैच जो सुबह होगा श्रीलंका से, हम वो मैच जीत जाएं, क्योंकि वो मैच जीतेंगे तो भी सूरत आसान नहीं होगी। पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान का अगला मैच बांग्लादेश से होना है। बांग्लादेश श्रीलंका को हरा चुका है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इवेंट खत्म किया, मतलब सुपर 4 एक फतह के साथ, तो फिर पाकिस्तान को जो है वो एक फतह के बाद जो है वो रन रेट का मसला हो सकता है। तो ये सिर्फ मैच नहीं जीतना, आपको इस मैच में रन रेट भी बेहतर करना है। पाकिस्तान को डबल प्रेशर है इसमें, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है और बांग्लादेश जो है वो क्या नाम है अपने अगले 2 मैच जीत जाते हैं, यानी कि तो फिर आप देख सकते हैं कि सूरत कहां पे खड़ी है। अगर तो 2 जीता तो स्टेट अवे थ्रू कर जाएगा, अगर 1 जीता तो फिर पाकिस्तान के साथ उसकी टाई पड़ सकती है आगे जाके। अच्छा, अब शोएब बस लास्ट बता दें कि आपके ख्याल में, चले ब्रेक आ गई, मैंने बड़ा सवाल जबरदस्त पूछना था, चले नेक्स्ट टाइम अभी तो चल रहा है। बहुत शुक्रिया। सवाल पूछूंगी और मुझे जवाब भी पता है क्या होगा, लेकिन ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। देखिए जितने भी एनालिसिस हो रहे हैं ना, वो सब इसी तरह हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये बात क्यों नहीं हो रही, क्या बात करें, बड़े बड़े क्रिकेटर्स नहीं कर पा रहे। ऑर्डर्स आए, ब्रेक है। नहीं सुनते, नहीं सोहेब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नहीं सुन रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप ये क्या खबर है? व्हाट्सएप ने भाई नए फीचर की आजमाइश जारी है, और नया फीचर ये है कि आप मैंने आपको इससे पहले बताया, आप कह रहे कि क्या है, ये तो होता रहता है ऐसा, लेकिन ये कि उन्होंने ऐड करके एवरीवन करके जितने भी 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, जितने भी होती है कैपेसिटी है ग्रुप बनाने की बड़े से बड़ा, तो उसमें सबको वो नोटिफिकेशन चला जाएगा एक साथ। पहले वरना आप ये होता है कि आप 3-4 लोगों को टैग करते हैं, फिर आप 3-4 लोगों को टैग करते हैं, तो लेकिन ग्रुप में तो आप वैसे ही कोई मैसेज भेजते हैं, सब तक पहुंच ही जाता है। नहीं, जिसने नोटिफिकेशंस बंद किए हुए हैं उसको भी ये चला जाएगा नोटिफिकेशन। नहीं, म्यूट होता है लेकिन मैसेज तो उस तक जाता है, तो क्या करेंगे आप? मतलब यानी वो फोन से बाहर निकल के गर्दन से कहेगा ओए भाई तुम्हारी नोटिफिकेशन आई है। जैसे आपने इंपॉर्टेंट कोई चीज आपको सबको बतानी है कि यार सब इस पे रिस्पॉन्ड करें, तो आप एवरीवन करके सब रिस्पॉन्ड करें। मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें बड़ी बात अक्सा तारिक ने ज्वाइन किया, टेक एक्सपर्ट है। अक्सा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अक्सा समझाएंगी, अब बहुत हो गया। वालेकुम अस्सलाम जी। अक्सा, इसमें क्या बड़ी बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? अक्सा प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम, क्या मतलब है, क्या बड़ी ये फीचर है जो व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस किया? अब ये होगा कि एवरीवन को टैग करके, जिस तरह आपने देखा है कि पहले यही फीचर फेसबुक पे भी इस्तेमाल हुआ था कि अब आपको एक नोटिफिकेशन आती है कि आपको किसी कमेंट में टैग किया है, आपके लिए हाईलाइट की गई है, वही चीज़ अब वो व्हाट्सएप पे भी ले आए हैं। हम सब, जैसे आपने गाना ना दिया कि हम म्यूट करके उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं, ताकि हमें जब आराम से बैठ के रात को देख रहे हो कि अच्छा किस किस के मैसेजेस आए हुए हैं ग्रुप्स पे, तो अब ग्रुप पे ये फीचर अवेलेबल होगा कि हमें एक डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर जो भी जिन्होंने मैसेज किया है, अगर उन्होंने @everyone किया है, तो हमारे लिए वो आगे पॉपअप हो जाएगा कि हमें टैग किया गया है, ताकि वो जरा अटेंशन, क्योंकि वरना आपको पता है इतने मैसेजेस चल रहे होते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। ये स्कूल वाले जो हमारी मम्मीज का ग्रुप है ना, क्या बताऊं, सही। और फ्रेंड्स का, या और भी हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें से हम नहीं निकल सकते, हम फंस गए हैं, तो उसमें बाकी इतनी चीजें आ रही होती है जो इरेलेवेंट भी होती हैं। यू राइट, फिर क्या करेंगे? वो जो एक मैसेज होता है ना, कल छुट्टी है, वो वाला मैसेज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल स्कूल बंद है, कल स्कूल बंद है। हाँ, सही है, वो मैं मिस ना करूं। आज भी जैसे मुझे थोड़ा सा लग रहा था, श्योर नहीं थी, फिर तो @everyone करके अब वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको एज अ टैग आएगा कि जी आप यू हैव बीन नोटिफाइड। अब आई थिंक ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा ना, लोग उसको ऑफ कोर्स मिसयूज भी करेंगे, क्योंकि उनको तो हर अपना मैसेज इंपॉर्टेंट ही लगता है जो मैसेज भेजने वाला होता है। मुझे तो सभी भेजेंगे तो मैं जवाब नहीं दे रही होती। कर सकेगा, या फिर सारे जो ग्रुप मेंबर्स होंगे उनमें से वो भी कर सकते हैं इसको? तो फिलहाल ये बीटा टेस्ट हो रहा है, व्हिच मींस कि एक तो अभी सारी डिवाइसेस पे अवेलेबल नहीं है, और अभी आई थिंक व्हाट्सएप भी जरा इसको फिगर आउट कर रहा है। अच्छा, ये एडमिन करेगा सिर्फ, या ये ग्रुप के सारे जो मेंबर्स हैं वो भी कर सकते हैं? तो फिलहाल आई थिंक ये सिर्फ एडमिन का फीचर है, बट ग्रुप की आपने देखा होगा सेटिंग्स में भी सबके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो अगर एडमिन सेट कर देगा कि हर एक को ये अलाउड है, जो अल्लाह करे कि ना हो, मगर फिलहाल जो है सेटिंग्स के ऊपर डिटरमिन करेगा। मतलब अक्सर कोई बहाना ही नहीं अब ये कहने का कि ओ मैंने तो मैसेज देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, ओ मैंने तो म्यूट किया हुआ था। लेकिन मैं फिर भी, अगर कोई जान छुड़ाना चाहता है वो फिर क्या करे? कोई बहाना बताओ, इसका तोड़ भी बताओ ना। मेरे जैसे लोग जो मतलब तो फंसे होते हैं, भूल जाते हैं। ग्रुप का मॉडरेटर होंगे, उनको आप कह सकते हैं कि ये सेटिंग जो है आप उसको लिमिट कर दें, या आप सिर्फ एडमिन ओनली के लिए कर दें। अच्छा, वरना पता मेरे पास बेस्ट बहाना होता है अक्सर कि फोन तो बच्चे के हाथ में था,
मैंने या देखा ही देखा ही नहीं, नहीं, कॉल या मिस पढ़ा हो गई, मैसेज मिस हो गया। इतने मैसेजेस में गुम हो गया। अच्छा मुझे पता है ये जो जिन ग्रुप्स में आप होते हैं उनसे निकलने का क्या तरीका है कि पता भी ना चले और आप निकल भी ये बड़ी बुरी बात, ये इतना बुरा समझा जाता है ना सोसाइटी में कि आप एग्जिट ग्रुप करें, आपका नंबर भी आएगा, आप भी आएंगे, पर्चा कट सकता है नहीं आप चुप, पे। ये कोई फीचर आया नया कि आप एग्जिट कर जाए और पता ना चले कि भाई ये एग्जिट कर गया। ऑनेस्टली हमारा नंबर ना डिस्प्ले हो कि वी हैव बीन रिमूव्ड, या अगर हमें को रिमूव करे तो किसी को पता ना चले। एंड्रॉइड में आई थिंक अभी भी नजर आता है, मगर एप्पल में नहीं नजर आता। अगर आपने कोई ग्रुप जो है वो iOS के अंदर वो नहीं नजर आता अगर आपने कोई ग्रुप एग्जिट किया। अच्छा पता बेइज्जती उसमें होती है, यू हैव बीन रिमूव्ड, सब देख रहे हैं कि हमें रिमूव कर दिया गया है, उसमें बड़ी बेइज्जती होती है अक्सर। ये प्लीज को तोड़ इसका निकालो, ये आई थिंक अगर ये अपडेट आता तो ज्यादा खुशी होती। ये एट एवरीवन ऑल फीचर्स इसमें इंक्लूड हैं, और अभी जैसे मैंने कहा ना कि ये लोग बीटा टेस्ट कर रहे हैं इस चीज अच्छा। को, तो 100% मतलब सारे फीचर्स उसमें वो नहीं है। आई होप कि हमारी कौन से और फीचर्स आ सकते हैं? पता कौन है, कौन और से features? बहुत सारे व्हाट्सएप के फीचर्स हैं जो हमें पता ही नहीं, हम यूज ही नहीं करते। जैसे हम व्हाट्सएप वीडियो थोड़ी देर पता है बना सकते हैं, ये पता ही नहीं लोगों को। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप बताएं जरा अक्सर, जो फीचर्स हमें नहीं पता व्हाट्सएप के। तो व्हाट्सएप की एक बहुत अच्छी फीचर, जिस तरह हम लोग जूम वगैरह यूज करते थे स्पेशली कोविड के दौरान, अब आप व्हाट्सएप के अंदर ऑफ कोर्स वीडियो कॉल तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, मगर वीडियो कॉल के अंदर आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी स्क्रीन पे ही कोई चीज दिखानी हो वीडियो कॉल के अंदर, यानी ग्रुप वीडियो कॉल जोहेब मैं आपको करूंगी अंदर, मैसेज। तो आप ओके, अपनी स्क्रीन जो है शेयर कर सकते हैं, और उसमें साथ साथ आप कैसे अक्सर कैसे? हाउ? मैंने खोल लिया व्हाट्सएप, अब बताओ क्या करूं? अब आपने किसी को वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल कर दी जोहेब को। अब ठीक है, वीडियो कॉल के अंदर अब आपके पास जहां वो वीडियो का आइकॉन है वहां आपके पास एक ऑप्शन होता है शेयर स्क्रीन। तो वो आपकी क्या है? पूरी स्क्रीन जो है वो आपके जिनके साथ आप वीडियो कॉल पे हैं ये उनको वीडियो नजर कॉल इनके साथ हो, वीडियो कॉल पे ये हेलो अटेंड माय कॉल ये कर दिया मैंने, बिल्कुल जोहेब आ मैंने गया, शेयर कर दिया। जोहेब इज देयर, जोहेब कैन यू सी मी? हेलो जोहेब, हेलो जोहेब। हो अच्छा गया। हाँ, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करें? सो जहां वीडियो का आइकॉन है वहां पे 3 डॉट्स बने हुए होंगे, वहां एक क्लिक करें तो आपके पास शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। और एक और को अगर हम शेयर करना चाह रहे हैं, किसी और को भी ले ग्रुप पे, अच्छा लिखा है रेज, अच्छा ये क्या मतलब होता है? रेज हैंड, शेयर स्क्रीन, सेंड मैसेज। तो ये इस तरह के फीचर्स आपने देखा होगा, जैसे जूम या गूगल मीट या ये जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स थे जो स्पेशली कोविड के दौरान बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए थे, अब ये सारे फीचर्स व्हाट्सएप भी लेके आ रहा है, क्योंकि सबको समझ आ गया कि व्हाट्सएप अब हमारा प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है बहुत हद तक। तो उन्होंने वो सारे फीचर्स जो हम वैसे ये रेज हैंड क्या है? रेज हैंड वीडियो कॉल पे रेज फॉर हैंड आ रहा है, एग्जांपल क्या अगर एक मतलब? वीडियो कॉल में मेरी फोन काट 4-5 दिया लोग तुमने। हैं और सब बोल रहे हैं और आधे लोग म्यूट हैं, तो दे विल रेज द हैंड कि अच्छा मुझे भी इसमें कुछ ऐड करना है। तो जिस तरह वो मीटिंग के फीचर्स होते हैं ना कि आई आल्सो वांट टू ऐड समथिंग, तो ये उसी तरह रेज हैंड का वैसे फीचर हमें पता ही नहीं है। अच्छा कितना अच्छा ये ना है। कितना अच्छा मजा आ रहा है। एक मिनट में देखिए, अक्सर एक जबरदस्त। और चीज बताओ, ये सिर्फ मेरे अब्बा के फोन में हो रहा है और किसी के व्हाट्सएप पे नहीं होता। अब्बा जब भी मुझे कॉल करते हैं ना व्हाट्सएप, 4-5 लोग उसमें आ जाते हैं, जी ग्रुप कॉल हो जाती है। अच्छा और वो अजीब अजीब लोग के मतलब शर्म आती है कि भाई ये डॉक्टर साहब होंगे, ठीक है ना, कोई रियल एस्टेट वाले अंकल होंगे, 4 लोग होते हैं और मैं बातें मतलब ये नहीं क्यों मुझे एक हो बात रहा है, ग्रुप कॉल में कितने लोग आ सकते हैं एक साथ? और ये ना बताइए। आए तो कैसे पॉसिबल? अब्बा का फोन क्यों, अब्बा का फोन क्यों हो रहा है? हम ग्रुप पे जा एक्सपीरियंस रहा है। करते हैं, 3 तो हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, 5 कितने? जी 6 तक तो फॉर श्योर होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी आई थिंक इट गोज अप टू 8 एज वेल। अच्छा जोहेब और प्लीज ये अपग्रेड योर फोन, अपडेट योर फोन जोहेब प्लीज। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने वक्त दिया हमें। अक्सर बड़ा मजा आया फीचर्स यार, ये बड़ी अच्छी बात है कि नेक्स्ट टाइम हम क्या बात करेंगे। अच्छा रेज योर हैंड वाला अच्छा था ये। अक्सर का ये फोन मुझे नंबर बड़ा मेरे अच्छा साथ लगा शेयर करें कि आप 5-6 लोग एक साथ रेज योर हैंड कि भाई मैं बात करना चाहता, आई वांट टू। नहीं लेकिन मेरे जो अब्बा के फोन के साथ प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप अच्छा, पे। अब्बा- अच्छा और बीच में लोग मिल जाते हैं, वो भी कह रहे हैं हेलो हेलो, या कितनी एम्बैरेसमेंट होती है ये हर दफा अब्बा के फोन के साथ हो रहा है। मैं पिंडी जाऊंगी और मैं चेक करूंगी फोन उनका क्यों ग्रुप कॉल उसमें पे होता चला है ये जाता है। ग्रुप कॉल में प्रॉब्लम ये होती है कि एक बात कर रहा होता है, आप भी बात करना चाह रहे होते हैं, फिर वो रुक जाता है, फिर आप बात कर रहे होते हैं तो दूसरा समझता है कि मैं मुझे बात, यानी वो एक थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन जरा सी मुश्किल हो जाती है ना ऐसा। मेरा तो मिलता ही नहीं कभी, 1-2 दफा कोशिश की है, फेल्ड, और मेरे तो कभी सिग्नल ही नहीं आ रहे होते हैं। आजकल क्या है व्हाट्सएप वगैरह कॉल पे देखो, हाँ ये तो इंटरनेट का ये- ओवरऑल ये कुछ मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है, हम बड़ी अजियत में, ये सिग्नल की समझ नहीं आ रही मुझे, कोई फायरवॉल की वजह से बाद में हुआ, ये मेरे इलाके में है या मेरे, और मुझे नहीं सिग्नल्स नहीं आ रहे, बिल्कुल ये कुछ कभी मसला आते है। हैं कभी नहीं आते, ये मसला है। हाँ और फैसला कहते ये तो हैं मैं मेरे रोज- फोन में तो मैं आवाज नहीं आ रही होती। मैंने कहा ऐसा नहीं है, किसी के भी फोन पे मुझे आवाज नहीं, सही आवाज नहीं के साथ साथ वीडियो भी जो है आपकी स्कैटर्ड सी आती है जरा। ये पहले नहीं होता था, पहले हमारे बड़े, मैं कहती थी मैं यूएस गई थी, मैंने कहा था यार पाकिस्तान में ज्यादा अच्छे सिग्नल्स हैं। ये 2 साल पहले की 3 साल पहले की बात है। अब मुझे लग रहा है कि हर जगह ही शायद बेहतर ही हमारे से सिग्नल्स आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते किसी मतलब मैं कहती हूँ आइलैंड पे भी चले जाएं शायद बेहतर ही सिग्नल है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। गुड मॉर्निंग। दुनिया भर में आज साइन लैंग्वेज का दिन मनाया जा रहा है और समात गोयाई और जो हियरिंग होती है उससे महरूम अफराद का दिन ये मनाया जा रहा है। अच्छा, हम अक्सर ये होता है कि जो लोग इस तरह के होते हैं आइसोलेट हो जाते हैं और वो एक दूसरे बात नहीं करते आपसे, आपको कम्युनिकेशन में उनसे मसला होता है, लेकिन यही वो मौका होता है जहाँ पर आपको उनको स्ट्रीमलाइन करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है और उनको भी एक प्रोडक्टिव शहरी बनाना है इस माशरे का। ठीक है, तो उसके लिए बहुत से अफराद काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोई कम तादाद नहीं है, तकरीबन, अब ये रिसर्च है, इसमें डेटा कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ के करीब आबादी ऐसी है जो कि समात से महरूम है और गोयाई से महरूम है। ऐसे अफराद हैं पाकिस्तान में, तो उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी इसीलिए आज ये सेगमेंट रखा है कि आज के दिन की मुनासबत से हम ये बात करें कि कितने ऐसे अफराद हैं, कितने ऐसे सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ ये पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सही, आपको याद आया, हमें भी याद है। बिल्कुल इफ्तिखार अंकल, हम तो बड़ी मेरी मेमोरीज है इस फैमिली के साथ, लेकिन ये कि बोलते हाथ का शो आपको याद होगा, बड़ों को याद होगा, आपको याद होगा, बच्चों को तो शायद अब नहीं पता हो, लेकिन हमारे बचपन में दिस शो वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड इफ्तिखार अहमद साहब, उनकी वाइफ, वो पायनियर्स थे। बिल्कुल, अरबी न्यूज़ आती थी, याद है, जिस तरह से साइन लैंग्वेज की अवेयरनेस और हम वो उनको देखते थे, वो हमारी फैमिली का हिस्सा थे। और उस वक्त हमें मतलब एक रेगुलर फीचर होती थी साइन लैंग्वेज, और हम सीखते भी थे, हमें इंटरेस्ट था। वैसे तो मुझे लगता है कि सब स्कूल्स में बेसिक साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक एक आपकी एडेड स्किल है, व्हाई नॉट होना चाहिए कि अगर, अच्छा देखो कितना अच्छा होता, आप किसी मुल्क में जाते हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क में, आपकी जबान उनको नहीं आती, उनको आपकी जबान नहीं आती, साइन लैंग्वेज अगर हम एक सेकेंडरी लैंग्वेज लेके चलते तो दुनिया भर में हर कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट करता विदाउट एनी बायस। जैसे होगा ना, फ्रेंच अंग्रेजी आएगी भी तो बोलेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। टर्की में भी आप जाएंगे, आपको मुश्किल होगी बात करने में, तो अगर सबको साइन लैंग्वेज आ जाती है लाइक अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो हर शख्स दुनिया में कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे, ये कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है हर लिहाज से, तो फिर आप कामयाब भी हैं। तो हम बोलने वाले जिनको अल्लाह ने गोयाई दी है, उसके बावजूद वो इशारों की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो कितना स्ट्रॉन्ग है। मेरीन साहब, आप गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको शो पर, कैसी हैं आप? अच्छा, मेरीन तो पायनियर हैं, उस पायनियर फैमिली से हैं जी। इफ्तिखार अहमद की बेटी हैं, जिन्होंने, मैं कहती हूँ, जिस तरह अवेयरनेस फैलाई साइन लैंग्वेज की पाकिस्तान में बैक इन द 80s 90s, बहुत काम किया। और माशाल्लाह मेरीन जो है लेगेसी आगे लेके जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही जी। मेरीन बताया कितनी कमाल अपने फादर की लेगेसी को आप आगे लेके जा रही हैं। तो कहाँ तक अभी जो है आपको लगता है कि इसमें डेवलपमेंट हुई है, नई चीज़ें मुतारिफ कराई हैं, AI टेक्नोलॉजी, इसका भी फ़ायदा हुआ है आपको? नादिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस शो। सबसे पहली जो बात है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी जब हम 1980s में, जब मेरे फादर ने साइन लैंग्वेज में काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये पता ही नहीं था कि डेफ लोग भी कोई लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात, जो आपने बात पहले की थी कि ये भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह के हम फ्रेंच सीखते हैं, जैसे हम चाइनीज़ सीखते हैं, इस तरह कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका सेम इसी तरह ही हम साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी लोग हैं उस दौर में उनको ये पता नहीं था कि साइन लैंग्वेज भी एक ज़बान है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अब जो है हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि इस ज़बान को सीखें। डेफ लोगों को जो है वो मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड करें, और अब डेफटेज जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है अपनी एफर्ट्स पुट इन कर रहा है। जैसे कि अब जो है डेफ बच्चों का एक अलग से करिकुलम जो है वो डेवलप हो रहा है, साइन लैंग्वेज जो है उसकी वोकैबुलरीज को इम्प्रूव किया जा रहा है, ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं, ताकि पाकिस्तान में लोगों को ये अंदाज़ा हो कि साइन लैंग्वेज सिर्फ एक डेफ की ज़बान नहीं है। बिल्कुल जो आपने बात की कि हम किसी और मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कभी भी हमारी लाइफ में कोई भी हादसा हो सकता है, तो अगर उस टाइम पर आपको इशारे आते होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन वो ब्लॉक नहीं होगी। लेकिन मेरीन, मुझे बताएं कि आप ये पहले तो हम देखते थे, अब नई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हमें नजर नहीं आ रहा, बुलेटिन्स होते थे, साइन लैंग्वेज साथ चल रही होती थी, आप ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं हो रहा, अवेयरनेस के लिए भी, लोगों के लिए भी। बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया में अब आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों ने अवेयरनेस जो है वो खुद जो है उस पर एफर्ट्स करना शुरू कर दी हैं।
क्योंकि अब जो डेफ लोग हैं वो खुद ही डिफरेंट मालूमात को जो है वो जो है वो ऑनियर करते हैं, उस पर कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन मेरा अपना आइडिया ये है कि हमारा जो मीडिया है उसके ज़रूरी है कि वो साइन लैंग्वेज को, खास तौर पे जो हमारी न्यूज़ हैं, क्योंकि ये एक हमारी दुनिया से उनका कनेक्शन बनाने का जरिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो है वो साइन लैंग्वेज का एक बॉक्स होना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि पाकिस्तान में या दुनिया में क्या हो रहा है। इसके अलावा उनको डिफरेंट जो है वो जॉब्स जो हैं उसमें आसानी होती है, दुनिया की मालूमात मिलने में आसानी होती है। तो मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी अपने एंड पे पूरी कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को फैलाया जाए, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें भी लोगों को एफर्ट करनी चाहिए और साइन लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। सही। तो आपकी कोई ख्वाहिश है कि जो वेस्ट में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ चल रहा हो, ऐसा प्रोसेस जो पाकिस्तान में भी हो और वो आप पाकिस्तान में लेके आना चाहें, वो क्या ऐसी चीज़ होगी मेरी? देखिए नादिया, वेस्ट में वैसे तो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हैं, जैसे कि वो अपने मीडियाज में लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है अभी AI के डिफरेंट ऐप्स बन रहे हैं जिसको पाकिस्तान में भी लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिकग्निशन है पूरी उनकी कंट्रीज में साइन लैंग्वेज की। वहाँ लोगों के लिए मस्ट है कि वो साइन लैंग्वेज सीखें, वो उसमें डेफ लोगों से कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान में जो है अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, अगर कोई डेफ आता है तो उनके लिए वही तो नहीं। और मुझे लगता है कि देखो आपस में तो ही कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन आम लोगों से क्या उनमें वो पेशेंस है, क्या उनमें वो समझ है कि भाई वो उसको समझना चाहें, कैसे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं फिर? बिल्कुल, अभी जिस तरह कि हम जॉब प्लेसमेंट पे जब डेफिच काम करता है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो कोटे सिस्टम के तौर पे उनको रख तो लेते हैं, लेकिन उनका खुद कम्युनिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वजह से उनको ये लगता है कि ये लोग कैपेबल नहीं है, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में द थिंग इज दैट ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपको मैं चाइना भेज दूं या मैं खुद चाइना चली जाऊं तो मैं भी मतलब डिसेबल हो जाऊंगी, ये डिसेबिलिटी है सिर्फ। एग्जैक्टली। और देखिए अब जो दुनिया में ज़ाहिर है वक्त बहुत कम है लोगों के पास, तो ये भी इसमें एक फैक्टर है कि लोग बस जल्दी से जल्दी तेजी से काम करना चाहते हैं, ना कि कुछ समझे बात को और फिर उसके बाद डिकोड करके उसको। और बहुत सारे इदारे हैं ज़ुहैब जिनमें लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो डेफ ही हैं, वो सुन नहीं रहे होते और ना वो आपके किसी सवाल का जवाब दे रहे होते। तो मुझे तो लगता है इनको बिल्कुल मौका दें, ये शायद ज्यादा जो है बेहतर कम्युनिकेट करेंगे, वरना इदारों में कोई कुछ ना हमारी सुन रहा होता है ना हमें कोई जवाब मिल रहा होता है या उनके मुंह में गुटखा होता है तो वो कम्युनिकेट नहीं करते। और फिर मैं आपको ये बताऊं, डेफ लोग जो हैं, नादिया आप तो इस एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, हमारे साथ आपका बहुत वक्त गुजरा है, अगर आप ये देखें बिल्कुल कितने इंटेलिजेंट हैं हर फील्ड में, ये आपको एक हेयरिंग की बदौलत बहुत बेहतर जो है वो रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि ना सुन रहे होते हैं ना गॉसिप्स हो रही होती हैं, सेंसेस बहुत तेज होती हैं, बहुत तेज होती हैं, समझने में इनको समझाना आसान है। अच्छा मेरिन, मुझे बताएं कि आपके इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ये आप साइन लैंग्वेज सिखाती हैं, कहाँ ये हैं? बड़े शहरों में मौजूद हैं कि अगर लोग चाहें कि साइन लैंग्वेज सीखें तो किधर रजिस्टर कराना उन्होंने? बेसिकली डेफरीच जो है उसको ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए, और अब हमारे माशाल्लाह 9 कैंपसेस, हब कैंपसेस खुल चुके हैं, जो नवाबशाह है, नौशहरा है, लाहौर है, कराची है, टंडुवाला यार है, हैदराबाद है, सक्खर है, सुजावल है, और अब हमारा कोयटा में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ डेफरीच ने एक और काम किया, क्योंकि एजुकेशन जो है इस टाइम हमारे वैसे मेरिन, मैं चाहूंगा जो आपके साथ बैठे हुए हैं इनको भी इंट्रोड्यूस कराएं और वो भी पार्टिसिपेट करें ना, साइन लैंग्वेज के जरिए जो आप बोल रही हैं वो बताएं, एक्सप्लेन करें। अच्छा, आप अपना बताओ, आपका नाम? मेरा नाम जो है वो अली है। हाँ, और आप काम क्या करते हो? और मैं जो हूँ बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेवलप कर रहा हूँ कंटेंट, और इसके अलावा मैं डेफरीच का एलुमनाई भी हूँ, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, और अब मेरा गोल है कि मैं टीचर्स को ट्रेन करूँ कि डेफ को कैसे पढ़ाया जाता है। क्या बात है। और हम लोग जो अपनी आम लैंग्वेज, यानी हम जो बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो हम भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, तो ये कितनी ईजी है? क्योंकि हम ये समझते हैं शायद कोई ऐसी लैंग्वेज है जो बड़ा मुश्किल है, यार आप इंग्लिश सीख लो, आप स्पेनिश सीख लो, अब साइन लैंग्वेज कौन सीखेगा?
आधी तो लैंग्वेज अरे मैं यार, पता है, आप वो इस young तरह age में है। तो मैंने इतनी सीख ली थी, इनके घर आना जाना होता था तो मैं यानी आसान है बहनों से बहुत। दोस्ती, तो आप और पता है यंग एज में यू पिक अप वेरी क्विकली, इट्स फन एक्चुअली, मजा आता था बात करके, इशारों में हम बात कर रहे हैं, लगता था अपने कोई कोड हमारे लैंग्वेज है, दूसरी दोस्तों को भी सिखाते थे, बच्चे जल्दी पिकअप करते हैं यार, स्कूल्स में होना चाहिए। साइन लैंग्वेज जो है ना वो बेसिकली लोगों के जहन में ये है कि जो साइन लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल है, पता नहीं हम कैसे लर्न करेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर हम थोड़ा सा उसको फोकस करें तो जैसे कि बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम जो रोज के जो काम करते हैं, कोई भी जैसे हम चाय इस तरह पीते हैं तो ये चाय का साइन है, हम पानी ये पीते हैं तो पानी का साइन है, कपड़े इस्त्री करते हैं तो ये इस्त्री का साइन है, बेड पे सोते हैं तो इस तरह हाथ रख के सोते हैं तो ये सोने का साइन है, कपड़े पहनते हैं तो ये पहनने का साइन है। बेसिकली हमारे डेली के जो हम एक्शंस करते हैं उन्हीं से जो है वो इशारे बनते हैं, तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि ओके हम ये काम किस तरीके से कर रहे हैं और इसका इशारा क्या हो सकता है। और डेफ जो है ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की, तो ये अगर आप थोड़ी थोड़ी भी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो आपका मैसेज जो है वो फौरन जो है उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आप किस टॉपिक पे जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, और अक्सर हमने देखा है लाहौर में, कराची में ऐसी जगह हैं जहाँ ये ग्रुप्स बैठ के आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और बड़ा हंसी मजाक भी हो रहा होता है, फन लविंग बातें भी हो रही, यानी सुन तो नहीं रहे होते हम लेकिन साइन लैंग्वेज से पता चल रहा होता है। आना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो कर रही हो तुम, शाबाश। बेहतरीन काम कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि साइन लैंग्वेज हमारे पुराने क्रिकेटर्स और अभी के भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी जब बाहर जाते हैं। रिस्पेक्ट है हम सबके दिलों में इस फैमिली की, जो पायनियर्स हैं, इफ्तिखार अंकल, उनकी वाइफ, और ये कि आंटी सुन सकती थी, बोल सकती थी सारी, लेकिन उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसी कॉज में उन्होंने डेडिकेट की है, उनके साथ शो पे बैठती थी और वो लोग बोलते हाथ शो करते थे, और इतना मशहूर शो। अभी आप मुझे बता दें कि कोई ऐसा शो हो जो स्पेशल लोगों के लिए, और हमें उसका नाम बताओ। वैसे बुलेटिन्स की जो उन्होंने बात की है, न्यूज़ की, हाथ सब देखते हैं, न्यूज़ की जो बात की है, दोबारा थोड़ा आना चाहिए कि एटलीस्ट दिन में एक बुलेटिन जो है उसमें साइन लैंग्वेज के साथ। और बिल्कुल इतना ट्रैवलिंग बढ़ गया, ये तो लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए, ताकि आपको ये बैठ के इंटरप्रेट तवज्जो नहीं दी इस पे, ये तुम्हारी बात है, तवज्जो नहीं दी आपने। हमारे क्रिकेटर्स जो है ना वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हारिस रऊफ तो मास्टर हो गए इसके, क्या कमाल जो है उन्होंने साइंस दिखाए हैं। साइन लैंग्वेज कैसे 6-0 और नील, और इंडियन ऑडियंस को साथ में गिरता हुआ जहाज भी दिखाया। साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज की बात। शाबाश, ये साइंस आजकल मेरे वैसे फेवरेट है। वैसे ये 6-0 जो है ना, अगर ये 7 हो जाए फाइनल में, ओए होए 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 होए। अच्छा ब्रेक लेते हैं, अगर हम ब्रेक ले लें तो भी बड़ा अच्छा है, फिर वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ा सा बात करें, ये मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा। अच्छा, बच्चों को अगर कोई आपको रिपेलेंट क्रीम लगा रहे हैं ना, असर ही नहीं कर रही, फिर भी मॉस्किटो बाइट्स हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, तो ये बड़े खतरे की बात है। तो खासतौर पे ये रावलपिंडी में बहुत ज्यादा केसेस, पंजाब में ओवरऑल ये फ्लड्स के बाद तो वैसे ही 24 घंटों के दौरान मजीद 20 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, और सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि शहर में अब तक डेंगू के 436 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ताहम रवां साल खुशकिस्मती से अभी तक कोई हलाकत नहीं हुई है। तो क्या इस वक्त क्या प्रेशर है अस्पतालों पर, और डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वेलेंस टीम की तादाद भी बढ़ा दी गई है। हमें ज्वाइन किया गुलाम मुस्तफ़ा ने, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं रावलपिंडी से, हमें अहवाल वहाँ का देंगे। गुलाम मुस्तफ़ा, मुझे बताएं कि क्या तशवीशनाक हद तक इजाफा कहा जा रहा है कि डेंगू केसेस में होगा अभी? अगर देखा जाए ज़ुएब, रावलपिंडी में अगर बात की जाए डेंगू के हवाले से, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं वो रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में बताए जा रहे हैं। और इसी तरह अगर मजबूरी तौर पर बात की जाए तो मजबूरी तौर पर 436 जो मरीज़ हैं वो रावलपिंडी के तीनों बड़े अलाइड अस्पतालों में कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि इसी तरह अगर बात की जाए हॉट स्पॉट्स एरिए की, तो डेंगू के लिए देखा गया था कि गुज़श्ता बरस भी जो हॉट स्पॉट्स एरिए थे, जिसमें चक जलालुद्दीन और दीगर जो मुकामात थे वो सरे फहरिस्त थे। इसी तरह अगर बात की जाए दीगर मुकामात की, जिसमें हॉट स्पॉट्स एरियो में चक जलालुद्दीन और दीगर जो मुकामात हैं वो भी हैं। और अगर देखा जाए तो रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल में भी इस वक्त जो डेंगू वार्ड्स हैं उनमें मरीज एडमिट हैं। ताहाल देखा गया कि डेंगू से किसी किस्म की कोई अमवात सामने नहीं आई ताहाल, लेकिन गुज़श्ता
24 घंटों के दौरान जो 20 मरीज हैं वो दाखिल हुए हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो 3000 से जायद FIR दर्ज हुई हैं और 4000 मुकदमात जो उनसे हैं वो भी दर्ज किए गए। इसी तरह देखा गया कि डेंगू के ऊपर 1 करोड़ से FIR और मुकदमात के सिलसिले में वो भी जो लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं देखें ज़ुएब, FIRs के हवाले से देखा जा रहा है कि FIRs तो कट रही हैं, उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि लार्वा भी बरामद हो रहा है। ज़िला इंतजामिया भी हरकत में है, मगर दूसरी जानिब एक जानिब ज़िला इंतजामिया हरकत में है, मगर दूसरी जानिब देखा जा रहा है। समझ नहीं आई, आपने कहा कि जी FIR कट रही है, किस चीज की? नादिया, ये FIRs जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं डेंगू के ऊपर, जिन घरों से लार्वा बरामद होता है उनके खिलाफ FIRs भी की जाती हैं, जो मुदाखलत करते हैं या SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं, या जो होटल्स या जिन बिल्डिंग्स में ये लार्वा बरामद किया जाता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और इसी तरह अगर बात की जाए तो जो जुर्माने हैं उन पर भारी जुर्माने भी किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है जो डेंगू के हवाले से अगर नादिया हम बताएं तो डेंगू के हवाले से जो हॉटस्पॉट्स एरिया हैं उनमें चक जलालुद्दीन का एरिया, रावलपिंडी का, उसके अलावा डोग दलाल है, मोहनपुरा है। जिला इंतजामिया तो काम कर रही है, आपके साथ डॉक्टर अगर मौजूद है तो उनसे भी अगर आप बात करा दें। और ये मुझे बताएं क्या कह रहे हैं डॉक्टर, 20 केसेस जो 24 घंटे में हुए हैं, ये ज्यादा तादाद तस्वुर की जाती है? ये डॉक्टर साहब से पूछिएगा। ज़ुएब, जो 20 की तादाद है वो इतनी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता बरस देखा जा रहा था कि इसी मौसम में जो डेंगू के पेशेंट्स थे वो तकरीबन 100 से जायद क्रॉस कर गए थे। लेकिन इस मरतबा देखा गया कि डेंगू उस तरह नहीं है, लेकिन 20 से जायद जो 24 घंटों के दौरान है वो पेशेंट्स है। इस वक्त हमारे साथ MS रावल, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जरा बताइएगा किस नौयत का डेंगू जो है इस दफा लोगों को हो रहा है, इसकी सिवियरिटी क्या है, वो जरा बताइएगा। डिफरेंट है ये जो कुछ साल पहले लाहौर वगैरह पंजाब में बहुत खौफनाक, आई थिंक 2017-18 में आया था डेंगू, तो वो तो उसमें बचना ही मुश्किल हो जाता था। तो ये डेंगू की कौन सी फॉर्म है? जी थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। इस होली फैमिली में हमारा जो एक डेडिकेटेड जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसमें तकरीबन जो है ना इस वक्त 51 पेशेंट दाखिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है ना CM साहबा की VN के मुताबिक जो है ना हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हमारे जो है ना पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो भी यहाँ पर विज़िट करके पेशेंट की खैर वाफियत दरियाफ्त कर रहे हैं। 51 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं और अभी तक जो है ना कोई सच कोई कैजुअलिटी डेथ नहीं हुई। और इंशाल्लाह जो है ना अगर इन केस खुदा न खास्ता पेशेंट बढ़ते हैं तो उसके लिए भी हमने बैकअप प्लान बना के रखा हुआ है जो है ना। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं ये जो डेंगू की इस वक्त, ये इलाज क्या कर रहे हैं इसमें? ये डॉक्टर साहब से हमसे पूछ लीजिएगा बस, अगर 1 मिनट पॉसिबल हो। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, डेंगू के हवाले से किस किस्म के इलाज किए जा रहे हैं? आया क्या कोई किसी किस्म का कोई सीरियस पेशेंट भी होली फैमिली में एडमिट है? जी थैंक यू वेरी मच जी। ये इसमें इस डेंगू की जो है ना 3 जो स्टेजेस हैं, एक डेंगू फीवर है, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर है, और फिर इसमें जो है ना डेंगू शॉक सिंड्रोम है जो है ना। अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इस वक्त हमारे पास जो शॉक में या DSS में इस वक्त कोई पेशेंट नहीं है। हमारे पास पिछले दिनों जो पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर करके 23 पेशेंट जो है ना पिछले 6 महीनों में जो है ना DSS रिपोर्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिकवर होकर यहाँ से गए हैं और कोई भी डेथ यहाँ पर नहीं हुई। जी गुलाम मुस्तफा, जी बिल्कुल आप नजर रखिए डेंगू की सूरत हाल पर। वक्तन फवक्तन आपसे हम इस सिलसिले में लेते रहेंगे, क्योंकि अभी तो वेदर चेंज हो रहा है, तो क्या इकदाम ये बड़ा जरूरी। मुझे लेकिन ये खुशी हुई कि भाई आप FIR कट रही हैं, आपके कुछ रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। ये जरूरी है, लोगों को डराएं कि ये सिर्फ ये नहीं कि जी आपको डेंगू हो जाएगा, कितने लोगों के जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, तो आप पे लाजिम है, इट इज लॉ, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है ख्याल करें। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं लेकिन एहतियात जो तदाबीर है उस पर थोड़ा सा इंडोर्स ज्यादा नहीं करना चाहिए, इन्फोर्स ज्यादा करें। मैंने इसमें अभी सुना नहीं बहुत ज्यादा रेडियो पे, TV पे, तो थोड़ा आई थिंक पंजाब में खास तौर पे ज्यादा अवेयरनेस चाहिए भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब डेंगू की बात ब्रेक लेना। अच्छा नहीं, डेंगू की तो खैर हमने बात की है, लेकिन ये जो मोदी सरकार का डेंगू है इसके खिलाफ भी स्प्रेज हो रहे हैं। उसका कोई इलाज नहीं हो रहा, स्प्रेज हो रहे हैं, स्प्रेज हो रहे हैं। देखिए ना, स्प्रेज हो रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं और मैं कहती हूँ बड़े बोल्ड हैं वो लोग जो आवाज उठा रहे हैं। जनरली ये वो लोग हैं, देखिए आम बंदे को तो वो ऐसे ही गायब कर देते हैं, मरवा देते हैं, प्रेशर भी डालते हैं हर एक पे, लेकिन ये कि जो
पॉलिटिक्स से जिनका ताल्लुक हो ना, उनका मुंह नहीं बंद कर सकते आप। जैसे कि एडवांटेज है, मशहूर वहाँ के सीनियर एक्टर हैं, स्पेशली साउथ इंडिया के प्रकाश राज बड़े अच्छे कमाल एक्टर हैं और ही इज वेरी वोकल। और क्योंकि सत्याराज भी हैं, प्रकाश राज भी हैं, दोनों हैं ये। जी, तो ये जो प्रकाश राज को आपने इनको फिल्मों में देखा होगा, तो आपने शायद देखा, मैं तो ये फिल्में नहीं है, बॉलीवुड देख रही। तो तमिलनाडु में एक जलसा हुआ जहां इन्होंने बड़े वोकल होकर बात की कि ये दिस इज रॉन्ग, और जो मोदी सरकार कर रही है बिल्कुल ही एक्सट्रीम जो है रेजिम है, और ये बिल्कुल गलत है, इससे आम लोगों का नुकसान हो रहा है, एंड दिस शुड स्टॉप। और क्या कहा एक तो उन्होंने ये कहा कि मोदी, उन्होंने एक तो मोदी को इसका जिम्मेदार ठहराया कि ये जो जब तक मौजूद हैं तो इंसानियत सोच इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। तो उन्होंने अटैच किया बाकायदा, और सही किया, राइटली सो, जिस तरह मोदी के इकदाम चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इज्तिमा जो हो रहा है ये मजलूमियत के हक में हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ ये इज्तिमा किया जा रहा है। अब मोदी सरकार क्या कर रही है कि इस तरह के लोगों को, वही एक तरीका है ना, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन अनासिर, इस तरह की टैगिंग, तो उन्होंने इसमें भी वजाहत की इज्तिमा में भी, एहतजाज में, कि अगर आप ये इसको, और सियासत, ये जी सियासत है हमारे खिलाफ, ये मोदी सरकार के खिलाफ सियासत। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको सियासत समझ रहे हैं कि मजलूमियत के हक में आवाज बुलंद करना सियासत है, उन्होंने कहा हाँ हम सियासत कर रहे हैं, और फिर बिल्कुल ओपनली उन्होंने कह दिया। और आप देखें ना कि भारत के अंदर, और ये तो वो लोग हैं, मतलब आप ठीक है मुसलमानों को तो अलग कर देते हैं ना, आप क्रिश्चियंस को अलग कर देते हैं, ये तो भाई हार्डकोर वही लोग हैं ना जिनको आप कहते हैं कि भाई यही नेटिव्स हैं इंडिया के, ये आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने ये काम करा। अच्छा, उन्होंने फिर जो जंग शुरू करता है ना, उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि उसकी वजह क्या थी जंग शुरू करने की, कि जो इतनी जाने जाएंगी, ये वजह क्या है, इनका रीजन ही जो है बेतुका है। तो इसलिए जो वहां लोग मर रहे हैं वो तो सरासर ज्यादती है, उनकी फैमिलीज के साथ नाइंसाफी है, अनजस्टिफाइड है। बिल्कुल। अच्छा, इस एहतजाज में न सिर्फ ये मौजूद थे बल्कि मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी थी और मुख्तलिफ सियासी तमिलनाडु की तंजीमें थी, उन्होंने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि हाँ ये सियासत है, ठीक है, अगर समझते हैं। एक नज़म भी उन्होंने फिर सुनाई, और उस नज़म को थोड़ा सा हम आपको मुख्तसर करके बताएंगे। उन्होंने कहा कि जंगें खत्म हो जाएंगी, लीडर हाथ मिलाकर चले जाएंगे, और इतना बिटर रियलिटी उन्होंने इस नज़म में बयान की, जंगें खत्म हो जाएंगी और लीडर हाथ मिलाकर चले जाएंगे, लेकिन कहीं एक माँ अपने बेटे का इंतजार करती रहेगी, एक बीवी शौहर का, और बच्चे अपने वालिद का। और उन्होंने कहा यही बिटर रियलिटी। क्या बात है, मजहब कोई भी हो, नेशनैलिटी कोई भी हो, लेकिन ये जो गम है ना, ये सबका साझा है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, जो लूज करते हैं अपने लव्ड वन को, दिस इज अ रियलिटी। वेल सेड प्रकाश राज। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। असल में पाकिस्तान में दास्ताने हैं जवानों की, जो नजराने, जानों के नजराने पेश करते हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। हमारे फौज के एहलकार हों या पुलिस के एहलकार हों, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, किसी से पीछे नहीं रहते। जब भी कोई हमला हुआ है, आगे बढ़कर उस हमले का मुकाबला किया है, अपनी जान खतरे में डालकर दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया है। तो एक ऐसा ही हमला 29 जून 2020 को हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पर, कराची स्टॉक एक्सचेंज, और वो दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की, नाकाम बनाया, और नाकाम बनाते हुए 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इसमें शहीद हुए और एक पुलिस के एहलकार, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। तो इस सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, द पुलिस स्टोरी, और इसका प्रीमियर कराची में हुआ है। इसमें पुलिस के आला ऑफिशियल्स भी शरीक हुए हैं, और इससे मुतालिक बताया गया, रीनेक्ट किया गया है कि कैसे वाकया हुआ और कैसे उन्होंने जानों के नजराने पेश किए। तो हमें ज्वाइन किया डीआईजी रैपिड रिस्पांस फोर्स डॉक्टर उस्मान साहब ने। डॉक्टर उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। देखिए, एक और ये एपिसोड ऐसी जिसमें हमने देखा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर जैसे दहशतगर्दों को वहां मार गिराया है, मुकाबला था जैसे। तो वो मुकाबला जो किया, कैसे आप ठीक ठाक है, जरा इस वाक़े से मुतालिक बताइए हमें कि क्या वो कुर्बानी थी और कैसे ये वाक़या हुआ था, और डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई एम नॉट डॉक्टर उस्मान, आई एम जस्ट उस्मान सिद्दीकी। डॉक्टर उस्मान इज द आईजी ऑफ पंजाब, बट थैंक यू अगेन। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज एज वी ऑल नो इज द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। तो अगर किसी ने हमारी कंट्री को और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना हो, तो दैट इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन जिसको आप हिट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये था कि इसका थ्रेट अलर्ट पहले आया हुआ था, तो आरआरएफ को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पहले ही मांगा हुआ था कि यहाँ पर हमें खतरा है कि यहाँ पे हमला हो सकता है, तो मैं आप आरआरएफ डिप्लॉय करवा दें। तो आरआरएफ वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टॉक एक्सचेंज,
लेकिन दिस इंसिडेंट दैट टुक प्लेस, इसमें गाड़ी में 4 उस्मान साहब थोड़ा सा अगर आप फ्रेम अपना सही कर लें, थोड़ा सा पीछे जी अब नजर आ रहे हैं हमें जी। सो ऑन द सेट डे यहाँ पे एक करोला गाड़ी में 4 लोग आए, उन्होंने आगे कोई बात भी नहीं की, बस गाड़ी रोकी, उतरी और दे टुक द गार्ड्स ऑन और उनको शहीद कर दिया उन्होंने, जो वहाँ पे खड़े हुए चेकिंग कर रहे थे। तो हमारी जो वहाँ पे आरएलएफ की नफरी डिप्लॉयड थी, वन ऑफ देम खलील नाम है उसका, खलील जतोई, जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूमेंट और करेज का मुजाहरा करते हुए ही प्रिटेंडेड कि वो उसको गोली लगी, वो मर गया और वो लेट गया वहीं पे ना, और लेटे लेटे वहाँ पे उसने 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। और जो हमारे आगे एक साहब और थे, रफीक सुमरो साहब, वही वहीं पे डिप्लॉयड आरएलएफ के, चौथे को उन्होंने जहन्नुम हासिल किया है। तो ये दिस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी और टाइमली एक्शन, जिसने जो है एक बहुत बड़ा हमला पसपा किया और पाकिस्तान को अपनी मुश्किलात से, दहशतगर्द जो क्रिएट करना था उससे बचाया। जी और ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बड़ी अच्छी बात है, मैं कहती हूँ ज़रूरी है ताकि लोगों को दिखाया जाए, याद कराया जाए वो कुर्बानियाँ, ये पुलिस को उनको सेलिब्रेट करना, वो रिकॉर्ड भी बन जाती है, आर्काइव का हिस्सा बन जाती है कि लोग देखते हैं। आई टेल यू समथिंग रियली फनी अबाउट इट आल्सो। जब खलील से मेरी मुलाकात हुई डॉक्यूमेंट्री के बाद, उसने मैंने कहा कि तुम्हें तमगा एक और मिलना चाहिए, वो एक्टिंग का है। उसने जो रीएनैक्टमेंट की है वो भी बड़ी जबरदस्त की है माशाल्लाह। उन्होंने खुद की है एक्टिंग जी, उन्होंने खुद की है रीएनैक्टमेंट। जी रीएनैक्टमेंट ने खुद किया है, ही इज एक्टर हिमसेल्फ, सारे जो हमारे तीनों लोग थे। तो ये आइडिया से किसका था कि डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए? मैम ये आइडिया जो था वो आईजी साहब का और डॉक्टर आमिर फारूकी का था, और इनको किसी कंपनी ने अप्रोच किया था, रावा एंटरटेनमेंट के नाम से, शायद वो रावा फिल्म्स या समथिंग, आई डोंट रिमेंबर क्या एग्जैक्टली। तो ये उनका आइडिया था, सो आई कांट टेक एनी क्रेडिट फॉर दैट आइडिया, और ये मुझसे पहले से बन रहा है। मैं तो अभी आया हूं 2 महीने में, 11 10 में आए हुए। और उस्मान साहब मुझे बताएं कि वो जो मुकाबले में जिन एहलकारों ने हिस्सा लिया उनको फिर रिवॉर्ड्स भी दिए गए, और इस वक्त वो क्या यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं जो जी वो हमारे पास 11 रेस में होते हैं जी। अच्छा और बड़ा जरूरी है कि हमारे ड्रामा फिल्म्स में जी ये अब सर होना चाहिए वाकई, हमारे ड्रामाज फिल्म्स हम बहुत ऐसे घरेलू मसाइल दिखा रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने फोर्सेस के जो कारनामे हैं उनको दिखाना चाहिए, और ऐसी कोई स्पेशल डेट्स, ऐसे दिन जिधर ऐसे वाकयात हुए हो दिखाने चाहिए। और ये बताएं कि कितना ये खतरनाक हमला हो सकता था अगर अल्लाह ना करे वो कामयाब हो जाते, यानी वहां एंटर हो जाते अंदर। वीडियो मैं कह रही हूं, वीडियो देख के ना समझ आती है, बच्चों को समझ आती है, बड़ों को समझ आती है कि यार ये ऐसे हुआ था, हमारी साइड ऑफ द स्टोरी ये है, दूसरी तरफ ऐसे हुआ था। तो बेस्ट होता है कि विजुअल से आप किसी को समझा जी। मैम आई हैव 3 किड्स एट होम, तो आजकल तो सीखने का मैकेनिज्म है ना वही चेंज हो चुका है। इट्स नो मोर रीडिंग अबाउट स्टफ दैट टीचेस यू एनीथिंग। मेरे बच्चे जो है वो दे डोंट रीड अबाउट एनीथिंग दे वांट टू लर्न अबाउट, दे रादर वॉच यूट्यूब वीडियो टू लर्न अबाउट दिस। आप बिल्कुल सही कह रही है, लर्निंग मैकेनिज्म आपके मेरे टाइम पे पढ़ना होता था, लेकिन किताब पढ़ते थे। मैं तो अभी भी अगर मुझे कोई चीज सीखनी होती है, कोई रेसिपी देखनी हो या कुछ, और ऐसे में ना वो डॉक्यूमेंट्री के नाम में डेट आ जाए और जो वाकया उसका नाम आ जाए तो बच्चों को कभी भूलेगा नहीं, और वो एक ऐसी हिस्ट्री जो उनको याद रहेगी सारी जिंदगी, उनको याद होनी चाहिए। हमारी जो शोधा की कुर्बानियां हैं, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारा पुलिस का परसेप्शन अक्सर लोगों के जहनों में ठीक नहीं है ना, और लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारा तो है ही है ना, कि भूल जाते हैं कि क्या कुर्बानियां दी हैं। तो ये कि रिवाइव करने के लिए सर ऐसी और भी डॉक्यूमेंट्रीज प्लीज बनवाएं। उस्मान साहब मुझे सिर्फ इसकी ये बताएं कि अगर वो एंटर हो जाते दहशतगर्द, तो देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वहां दहशतगर्दों का अंदर दाखिल हो जाना कितना नुकसान, और एक इंटरनेशनली क्या खबर बननी थी। तो these terrorists, they were armed with grenades also, they had explosives on them। तो अगर ये आपके अंदर घुस के आपके सर्वर रूम में, जहाँ पे इनकी आईटी का इक्विपमेंट होता है, जहाँ पे सारे सर्वर होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, वहाँ अगर एक्सप्लोजिव उड़ा दे तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक फाइनेंशियल टर्म्स में आपको नुकसान होता है, कि आपके पास सारा रिकॉर्ड कीपिंग जो स्टॉक्स का, शेयर्स का और इन्वेस्टर्स का होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरा, अंदर जो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोई छोटे लोग तो होते नहीं है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी लाइफ वॉज एट थ्रेट। और अगर ये हो जाता तो आपका जो इकोनॉमिक वो शैटर हो जाता है कॉन्फिडेंस लोगों का, वो कहाँ हो जाता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल अटैक, इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड, वेरी थॉट आउट अटैक, कि हम लोग घुसेंगे इस जगह पे जो कि मोस्ट वल्नरेबल हो, जहाँ पे हमारा इकोनॉमी का बैकबोन हो। मतलब आपकी वैसी इकोनॉमी इतनी छोटी है, हम लोग जो ये पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टिंग होती है इतना साइज छोटा है इसका, अगर आप इसका भी कॉन्फिडेंस ला दें तो आपके सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स विल पुल आउट ऑफ दिस। और एक किरदार का और थोड़ा जिक्र कीजिएगा, ये जो पुलिस एहलकार रफीक हैं जो कि गेट पर तैनात थे, रफीक खलील थे गेट पर। खलील थे, अच्छा ठीक है, सही है। तो खलील का मुझे बताएं कि उनका किरदार कितना अहम रहा इसमें। सर खलील इज द गाय हु प्रिटेंडेड कि इसको जो ना वो लग गई है गोली और वो मर गया है।
और इसने लेटे हुए पोजीशन में से अपनी गन को पकड़ के एंड हेडशॉट्स दिए हैं। मतलब दीस गाइस जो टेररिस्ट थे, दे वर वेयरिंग बुलेट प्रूफ आर्मर, बुलेट प्रूफ वेस्ट, तो इनको कोई शॉट यहाँ पे असर नहीं कर रहा था। इवन हार्ट है जी, दे लेटे हुए इस बंदे ने सामने आपके दहशतगर्द खड़े हुए, उसने हेडशॉट लेके इनको मारा है। So this is not an easी जोक। बिल्कुल ऐसे टाइम पे बिल्कुल लाइफ एंड डेथ के बीच में आपका जहन चलना बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस हमले से हमारे पास शॉर्ट्स हैं इसके डॉक्यूमेंट्री के, कुछ देखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे एहसान, टू वी हैव कोई ग्लिम्स अगर आप दिखा सकें डॉक्यूमेंट्री का? नहीं, शायद नहीं है। तो बिल्कुल दिखाना चाहिए हमें, कल दिखाएंगे। बिल्कुल कुर्बानियां दी हैं हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने, पुलिस के, और देते आ रहे हैं। जाहिर है दहशतगर्दों के खिलाफ तो ऑपरेशन हमारा जारी। ये देखिए, अच्छा ये है ना शॉट, ये रियल भी है इसमें, वो जो मीडिया वहां पर पहुंचा था, और फिर ये डॉक्यूमेंट्री। हाँ ये बिल्कुल है, दिखाएं। वंडरफुल और अच्छा, बहुत अच्छी बनी हुई है। देखिए, ये देखिए रीएनैक्टमेंट है, ये रियल है। अब ये दहशतगर्द, ये देखिए यहां से भागते हुए इस गेट से, और बिल्कुल मेन गेट जो है वहां भी इनको देखिए। सोशल मीडिया पे ना बड़ी मिसलीडिंग और फेक वीडियोस और इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप खुद डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियल निकलती है ऐसे, तो आपको बिल्कुल रियल फैक्ट्स और रियल लोगों का पता चलता है, उसमें रियल हीरोज का पता चलता है, रियल विलन्स का आपको पता सलाम करते हुए ये शो का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। राइज एंड शाइन देखने का शुक्रिया। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। फीडबैक अपना देते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।